बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पेपर अपने सामने रखिए, अपना सॉल्व्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर दोनों आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला MCQs है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और इसको n से ज़ाहिर किया जाता है, स्मॉल n से। जो स्मॉल m है हमारे पास ये मैस इन ग्राम है, और ये जो कैपिटल M है ये मॉलिक्यूलर मैस है। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में जो मैस इन ग्राम है वो 8 ग्राम दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है 44 होता है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इसको कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 मैस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, लिहाजा यहाँ पर 32 आएगा। तो इस तरह से ये 44 जो है मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस, इस फार्मूले को यूज़ करें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं 8 डिवाइडेड बाय 44 0.18 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले MCQs का आंसर होगा B 0.18। दूसरे MCQs को देखिए बेटा। स्टेटमेंट में दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट ट्राई एटॉमिक। हमारे पास ऑप्शंस हैं ओजोन O3, हाइड्रोजन H2, वाटर H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है बेटा। उसने निगेशन में सवाल पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ नॉट अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पहला ऑप्शन अगर ओजोन को देखा जाए, O3 है आपके पास, दिस इज़ द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2O हमारे पास, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बिकॉज 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर आप ऑप्शन डी में देखें तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर भी आपके पास 3 एटम हैं, लिहाजा ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। आपको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 1 एटम हो तो आप उसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं तो आप उसको डाई एटॉमिक कहते हैं। अगर किसी के अंदर 3 एटम मौजूद हो तो उसको आप ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर अगर आप लोग, ऑप्शन बी के अंदर अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन बी के अंदर हाइड्रोजन है जिसके अंदर 2 एटम मौजूद है, तो आप इसको कहते हैं कि दैट इज़ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है डेफिनेटली दैट इज़ नॉट अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, दैट द हाइड्रोजन इज़ नॉट अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। बाकी सारे के सारे जो हैं वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं बेटा हमारे पास। थर्ड MCQs बेटा आप देखिए, मोलर मैस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज़। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि 2 तरह के मैस आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, या मोलर मैस कहा जाएगा या मॉलिक्यूलर मैस कहा जाएगा। मॉलिक्यूलर मैस होगा तो उसका जो यूनिट होगा वो एटॉमिक मैस यूनिट यानी कि AMU में लिखा जाएगा। अगर मोलर मैस की बात करेंगे तो मोलर मैस का जो यूनिट होगा वो ग्राम में लिखा जाएगा। सबसे पहले तो आप इसका मैस कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मैस 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। लेकिन चूँकि फार्मूला के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम हैं, लिहाजा आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 14 + 48, अगर इसको आप सम करें तो दैट इज़ 63। अब ऑप्शंस में हमारे पास 63 ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है, एटॉमिक मैस यूनिट भी है और किलोग्राम भी है। तो मैंने बार बार यही बताया है कि मैस इन ग्राम किसी और यूनिट में दिया गया होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे पहले, चाहे वो किलोग्राम में है मिलीग्राम में है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर। यहाँ पर 63 ग्राम वाला ऑप्शन मौजूद है, AMU की बजाय आप ग्राम वाले ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोलर मैस की। सो थर्ड MCQs का ऑप्शन बेटा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 63 gram, because this is the molar mass of nitric acid, not molecular mass. Option A will be correct.
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एमसीक्यूज नंबर 4। यहाँ पर सवाल पूछा गया द वैल्यू ऑफ एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है। ये आपको याद रखनी है बेटा, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, ये अक्सर बोर्ड में भी पूछा जाता है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। यू हैव टू रिमेंबर that its value is 6.63 10 raised to power minus 34 joule second। आपको इसका यूनिट भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स के अंदर चेंजिंग की जा सकती है, जाउल पर सेकंड या पर जाउल सेकंड भी दिया जा सकता है। और ये भी याद रखिएगा कि इसके जो पावर में इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में है, +34 नहीं है, दैट इज़ -34 जाउल सेकंड। फोर्थ एमसीक्यूज़ का जो ऑप्शन है बेटा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 6.63 10 raised to power -34 जाउल सेकंड। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप देखिए बेटा, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ऑप्शंस में जिन साइंटिस्ट के नेम बताए गए हैं वो डाल्टन है, चैडविक है, रदरफोर्ड है और बोहर है। डाल्टन ने बेटा एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और बोहर्स ने जब अपना मॉडल पेश किया तो उसमें उसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट दिए गए हैं हर एक का अपना अपना अलग से काम है। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें तो वो रदरफोर्ड ने की थी, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉयल से और अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया था। 0.00004 सेंटीमीटर थिकनेस थी उस फॉयल की जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई गई थी। तो वहाँ से उसने ऑब्जर्वेशन की, फिर उसने रिजल्ट्स निकाले तो उसने कहा कि इतना हैवी पार्टिकल है एटम के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट पर है कि वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल टकरा कर वापस आ जाते हैं। उस हैवी पोर्शन को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस से, तो वहाँ से न्यूक्लियस जो है उसने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है बेटा वो सी होगा। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास, रदरफोर्ड यूज डैश थिक फॉयल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अभी हमने इसको देखा भी है कि उसकी जो थिकनेस थी गोल्ड फॉयल की वो कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर। इसमें ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट आता है, अगर आपने उसको डिटेल से पढ़ा है तो फिर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि उसकी थिकनेस कितनी है। ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, अक्सर पूछा जाता है, इसके यूनिट्स चेंज करके आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे 0.04 सेंटीमीटर है, 0.4 सेंटीमीटर है, 0.004 सेंटीमीटर है और 0.00004 सेंटीमीटर है। सिक्स्थ एमसीक्यूज़ का जो आंसर है बेटा वो बी आपके पास आएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 7 देखिए बेटा, एमसीक्यूज़ नंबर 7 में उसने पूछा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एल शेल इज़। अब आपको पता है कि जो फार्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज़ mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये शेल का नंबर जाहिर करता है, शेल का नंबर 1 2 3 सो ऑन हो सकता है। एंड आपको पता है कि k के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 होता है क्योंकि पहला शेल होता है। l के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू 2 होती है क्योंकि ये दूसरा शेल होता है। फार्मूला के अंदर n की वैल्यू आप पुट करें क्योंकि l के लिए पूछा गया है, n मींस सेकंड शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें n की वैल्यू जो है वो 2 कंसीडर की जाएगी। mvr इज इक्वल टू n की जगह पे आप 2 पुट करें, h ओवर 2 पाई, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा l शेल के लिए आपके पास mvr इज इक्वल टू h ओवर पाई, 2 से 2 कट जाएगा, h ओवर पाई आपके पास आंसर आएगा। 7th का जो ऑप्शन है बेटा वो बी बनेगा, h ओवर पाई। बाकी तमाम में आप देखिए कहीं पे जो है 2 कैंसिल आउट नहीं हुआ,
H/2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपके लिए K शेल के लिए हो गया, जहाँ N की जगह आप 1 पुट करते हैं तो H/2 आपके पास आएगा। इसी तरह सी ऑप्शन में 3/2 H/π है, तो 3 कंसीडर ही नहीं किया जाएगा क्योंकि वो आपके पास M शेल के लिए कंसीडर किया जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, H/2 MCQs नंबर 8, MVR इज इक्वल टू NH/2 अब उसने पूछा ये है कि वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज। फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो आपको पहले भी बताया है कि n की वैल्यू जो है वो आप 1 पुट करेंगे, NH/2 यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो H/2 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 है। 2 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 3.14 भी इसको लिखा जा सकता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेटा ये आएगा 6.28, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 1.05 10⁻⁻34। अब ऑप्शन यहाँ पर 1.05 है, चूँकि ऑप्शन के अंदर 1.0 दिया गया है तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस में 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन ए के अंदर जो वैल्यू गिवन है 1.0 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट कैसे निकाले जा सकते हैं? मैस का यूनिट आपको पता है किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और रेडियस का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। यहाँ पर 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये आपके पास यूनिट आ जाएगा। क्योंकि यूनिट यहाँ पर सारे सेम दिए गए हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट किस तरह से निकाले गए हैं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इस तरह से यूनिट निकाले गए हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो 8th MCQs का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। MCQs नंबर 9 देखिए बेटा। MCQs नंबर 9 में स्टेटमेंट है, हाउ मैनी एटम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 60 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। कन्वर्जन का सवाल है, बेसिकली मोल के टॉपिक से रिलेटेड है। नंबर ऑफ एटम्स आप जब निकालते हैं आपको पता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस आप करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.02 10⁻23 के साथ। नंबर ऑफ एटम्स आप निकालना चाहते हैं, मैस इन ग्राम गिवन है 60 ग्राम, वहाँ पर वैल्यू में गिवन है। आप मोलर मैस निकालेंगे, मोलर मैस पहले भी हम MCQs में निकाल चुके हैं। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, 1 + 14 + 48 करेंगे, 63 आपके पास मोलर मैस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ तो आपके पास आंसर आएगा 5.733 10⁻23। यहाँ पर ये आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए हैं बेटा, और आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने बारहा इस तरह की एग्जांपल्स को किया है। जैसे हमने वाटर का देखा था, सल्फ्यूरिक एसिड का देखा था, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सब चीज़ों को डिस्कस किया था। अब आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम हैं, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के। 5 एटम्स हैं एक नाइट्रिक एसिड की मॉलिक्यूल के अंदर, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 28.66 10⁻23 ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे नाइट्रिक एसिड की। अगर इतने एटम्स होंगे तो आपके पास 60 ग्राम जो है वो नाइट्रिक एसिड होगा। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन की वैल्यू एक फिगर जो है वो आप लेफ़्ट साइड पर लेकर जाते हैं तो यहाँ पर पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, आप इसको 2.86 10⁻24 भी लिख सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन के अंदर दोनों चीज़ें गिवन है। ऑप्शन ए के अंदर 2.8 10⁻24 एटम्स हैं और ऑप्शन बी के अंदर 28.7 10⁻23 एटम्स हैं। यहाँ पर अगर दोनों की बात की जाए, ये भी एटम्स हैं आपके पास बेटा और ये भी आपके पास एटम्स हैं, तो दोनों ऑप्शन जो है सी में गिवन है, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी
विल बी करेक्ट, जो कि आपको बताया गया है कि ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, आप देखिए मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, आपको पता है मोलर मास, आप इसका सबसे पहले मास कैलकुलेट करें। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। 32 + 12 44, डेफिनेटली इतना सिंपल है, आप कर लेंगे। बट यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका यूनिट कौन सा होगा, क्योंकि ये मोलर मास है। मोलर मास को डेफिनेटली आप किस में जाहिर करते हैं बेटा, ग्राम्स के अंदर जाहिर करते हैं। सो 44 ग्राम, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। जो पहले दो ऑप्शंस हैं 32 एटॉमिक मास यूनिट या 32 ग्राम्स, क्योंकि वो ऑक्सीजन के हैं, उसमें कार्बन इंक्लूडेड ही नहीं है। और जो सी ऑप्शन है उसमें जो यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट में दिया गया है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, विच हैव दैट 44 ग्राम of carbon dioxide because it is the molar mass of carbon dioxide. लास्ट MCQs हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट यूज्ड बाय जब मॉडल पेश किया गया था तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया उसने एक प्लानिटरी सिस्टम यानी कि सोलर सिस्टम की तरह का एक मॉडल पेश किया कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था, इसने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया था। रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल पेश किया था। बोहर्स ने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट यूज़ किया था और उसने कहा था कि हर ऑर्बिट की जो है वो एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, उसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू mvr = NH/2π के बराबर होती है। और उस ऑर्बिट के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तब तक उनकी एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स रहती है। और जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में मूव करते हैं तब उनकी एनर्जी या तो डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जा रहा है या हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन है प्लैंक ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेश की थी, जिसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं कि जो है एनर्जी वो एक डिसकंटिन्यूअस वे में एमिट होती है, कंटिन्यूअस वे में एमिट नहीं होती। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको उसने नाम दिया था फोटॉन्स का। वो एक अलग से डिस्कशन है। बहरहाल इन ऑप्शंस में थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था, रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल पेश किया था, बोहर्स ने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था और प्लैंक ने जो है बेटा वो प्लैंक थ्योरी पेश की थी। बोहर वो साइंटिस्ट है जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट यूज़ किया था। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय बोहर।